बच्चों आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्रोज के सॉल्यूशन की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो आपने निकालनी है और आपने पोलैरिमीट्री से निकालनी है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो बेसिक या फंडामेंटल थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कंसेप्ट है। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन सी होती हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या मुराद है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंगल ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करते हैं, जिनमें कंसंट्रेशन है, पाथ लेंथ है, टेम्परेचर है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का लॉ है उसका आपको आइडिया होना चाहिए, और पोलैरिमीट्री का आपको आइडिया होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या हैं, इनको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल ये लाइट सोर्स आपको दिखाया गया है, ये ऑर्डिनरी लाइट है जो तमाम प्लेन में एग्जिस्ट करती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। इस लाइट को जब एक स्पेसिफिक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये जो प्रिज्म है ये पोलराइजर कहलाता है, और ये एक सिंगल प्लेन की जो लाइट है वो इसमें से पास कर सकती है, और उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सॉल्यूशन से पास किया जाए तो वो इस लाइट की प्लेन को एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। तो वो सब्सटेंस जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एंगल पर रोटेट कर देती है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाती है, और उस सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको इस सब्सटेंस ने अगर यहाँ पर रोटेट किया है तो जो न्यू प्लेन ने ओल्ड प्लेन के साथ एंगल बनाया है वो एंगल ऑफ रोटेशन कहलाएगा। जितना एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू ज्यादा होगी उतना हम कहेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी उस सब्सटेंस की ज्यादा है। तो मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिस्क्राइब किया, मैंने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को डिस्क्राइब किया, मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन किया, और मैंने एंगल ऑफ रोटेशन को डिफाइन किया है। ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इस की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है यानी एंगल ऑफ रोटेशन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स में ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की जो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है वो भी एक फैक्टर है, और ये जो सॉल्यूशन है वो एक ग्लास ट्यूब के अंदर लिया जाता है जिसकी जो लेंथ है वो दरअसल पाथ लेंथ कहलाती है। जितनी ये पाथ लेंथ ज्यादा होगी उतना एंगल ऑफ रोटेशन, उतनी ही एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू ज्यादा होगी। जितनी इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी यानी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ही एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ये जो एंगल ऑफ रोटेशन यानी थीटा है, इसकी पाथ लेंथ के साथ इसका पाथ लेंथ के साथ क्या रिलेशन है और इसका कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, इसे हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, और ये लॉ ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। और ये लॉ क्या है कि ये जो थीटा है यानी एंगल ऑफ रोटेशन, ये इस ट्यूब की जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा यानी पाथ लेंथ पर डिपेंड करेगा, और थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एंड थीटा इस सॉल्यूशन में जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा, और ये देखा गया है कि ये थीटा उस कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनटू सी। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां से खत्म करते हैं तो इधर एक कांस्टेंट अपीयर होगा जिसको मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, और ये स्पेसिफिक रोटेशन कहलाती है। इसकी डेफिनेशन यहीं से निकाली जा सकती है कि अगर आप अल्फा को इधर रहने दें, एल सी को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, तो अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा ओवर एल सी। यहां से अल्फा की डेफिनेशन भी निकाली जा सकती है कि अगर एल की वैल्यू 1 हो और सी की वैल्यू 1 हो तो फिर अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा। यानी जो अल्फा है वो एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू है अगर पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन की वैल्यू यूनिटी हो। इसके यूनिट भी यहीं से निकाले जा सकते हैं। मसलन जो थीटा है वो एंगल है और वो डिग्री में मेजर होता है। ये जो पाथ लेंथ है इसको आमतौर पर हम डेसीमीटर में लेते हैं और डीएम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कंसंट्रेशन है ये ग्राम पर एमएल में ली जाती है। तो इस तरह यहां से अल्फा की यूनिट निकाले जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने लेंथ को किस यूनिट में मेजर किया है और आपने कंसंट्रेशन को किस यूनिट में लिया है। तो आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर देखें थीटा इज इक्वल टू अल्फा एल सी, तो ये दरअसल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर पाथ लेंथ को फिक्स रखा जाए, वो जो लाइट है उसकी वेवलेंथ को फिक्स रखा जाए, टेम्परेचर को फिक्स रखा जाए, तो फिर ये जो थीटा है ये कंसंट्रेशन का फंक्शन होगा। यानी इस मैथमेटिकल रिलेशन में दो चीजें वेरिएबल होंगी, थीटा वेरिएबल होगा जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये जो कंसंट्रेशन है ये एक वेरिएबल होगा और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जबकि अल्फा और एल ये कांस्टेंट होगा। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप एक्सप्रेशन है, यानी थीटा y है और जो c है वो x है। थीटा को एज ए फंक्शन ऑफ c प्लॉट करें तो इस प्लॉट की जो स्लोप है वो अल्फा एल सी के इक्वल आएगी, और ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यानी ये जो थीटा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे अलोंग y एक्सिस लेंगे, और c इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे अलोंग x एक्सिस लेंगे। अगर थीटा को एज ए फंक्शन ऑफ c प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से पास करेगा। इस प्लॉट की जो स्लोप है वो अल्फा एल सी के इक्वल आएगी। इस मैथमेटिकल रिलेशन को दो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस मैथमेटिकल रिलेशन से अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी स्पेसिफिक जो रोटेशन है एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। निकालने का तरीका क्या होगा कि आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाएं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के, उसके लिए एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करें, एंगल ऑफ रोटेशन को सी के अगेंस्ट प्लॉट करें, उस प्लॉट की स्लोप निकालें, वो जो स्लोप है वो अल्फा एल के इक्वल आएगी। उस स्लोप को आप एल पर डिवाइड करें तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो अल्फा है ये एक पर्टिकुलर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेवलेंथ पर एक फिक्स वैल्यू होती है। यानी इसको यूज किया जा सकता है कि जो सॉल्यूशन बनाया गया था वो किस सब्सटेंस का है, यानी वो सक्रोज है, वो ग्लूकोज है, वो फ्रक्टोज है। यानी आप सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और ये कि इसी मैथमेटिकल रिलेशन को यूज किया जा सकता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। कैसे कि अगर आप थीटा को एज ए फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉट करें, यानी डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाएं, हर कंसंट्रेशन के लिए एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू मेजर करें, एंगल ऑफ रोटेशन को कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करें, तो ये वाला प्लॉट आपको हासिल होता है। अब आपको एक अननोन सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी कंसंट्रेशन आप नहीं जानते, उसका भी एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करें। फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू ये आ जाती है, तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, जहां से ये उस ग्राफ वाली लाइन को कट करेगा
वहां से डाउनवर्ड परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो यहां से जो वैल्यू कंसंट्रेशन की आएगी वो उस अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। यानी जो एंगल ऑफ रोटेशन मेजरमेंट है उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज किया जा सकता है, उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज किया जा सकता है। ये जो एनालिसिस है बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, ये एक टेक्निक है जिसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस में यूज किया जा सकता है, और ये टेक्निक पोलैरिमीट्री कहलाती है। ऑफ कोर्स एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो पोलैरिमीटर कहलाता है, और ये जो टेक्निक है जिसे हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, ये पोलैरिमीट्री कहलाती है। तो ये बेसिक थ्योरी थी इस एक्सपेरिमेंट की जो मैंने आपको बताई है। अब इसके प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है, स्टॉक सॉल्यूशन सक्रोज का, और वो आप 20% भी बना सकते हैं, आप 25% भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 25% वेट बाय वॉल्यूम स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज इन 250 ml आपको सजेस्ट किया है। तो ये वाला सॉल्यूशन बनाने के लिए आप को क्या करना होगा, आप 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन 250 ml वाली फ्लास्क में बनाना चाहते हैं, तो उसकी बेसिक को आप समझें। 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का ये मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जो सल्यूट है यानी सक्रोज है उसके 25 ग्राम डिसॉल्व किए गए हैं। यानी 100 ml अगर वॉल्यूम हो और उसमें 25 ग्राम सक्रोज मौजूद हो तो हम कहते हैं कि वो 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है। तो 1 ml अगर सॉल्यूशन होगा तो उसमें सक्रोज क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाय 100, और अगर 250 ml सॉल्यूशन होगा तो वो यहीं से कैलकुलेट किया जा सकता है, 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 250। तो यहां से जो मैस आएगा वो 62.5 ग्राम होगा। यानी आप सक्रोज का वेट करें 62.5 ग्राम, उसे 250 ml वाली फ्लास्क में डालें, उसमें थोड़ा सा वाटर डालें, उसको अच्छी तरह से डिसॉल्व करें, और मजीद उसमें वाटर डालकर अप टू दी मार्क कर दें। तो ये जो स्टॉक सॉल्यूशन होगा ये 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन होगा सक्रोज का। इसको आपने एज ए स्टॉक सॉल्यूशन यूज करना है, और आपने डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाने हैं। वो कंसंट्रेशन मैंने आपको सजेस्ट की हैं कि आप 3, 6, 9, 12 और 15 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन बना लें, और ये कंपोजिशन आपने स्टॉक सॉल्यूशन से बनानी है। अब स्टॉक सॉल्यूशन आपके पास 250 ml मौजूद है, उससे 3% सपोज आपने सॉल्यूशन बनाना है, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप गिवन और रिक्वायर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है वो आप यूज करेंगे, और वो एक्सप्रेशन ये है कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1 से मुराद स्टॉक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है जो कि 25% है, वो मैंने इधर लिखी है। इसका कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होगा वो मैं निकालना चाहता हूं, जबकि मैं जो 3% सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं वो 25 ml वाली फ्लास्क में बनाना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए सफिशिएंट होगा। मुझे इसको 50 या 100 ml में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे जो केमिकल की वेस्टेज होगी, मुझे जो सॉल्यूशन मेजरमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो 20 ml से ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने 25 ml वाली फ्लास्क जो है वो सिलेक्ट की है ये वाली कंपोजिशन बनाने के लिए। तो जो मैं बनाना चाहता हूं वो 3% है, मैं कितने वॉल्यूम में बनाना चाहता हूं वो 25 ml है। तो जो गिवन सॉल्यूशन था, जो स्टॉक सॉल्यूशन मेरे पास है वो 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है।
तो मैं यहाँ से V1 कैलकुलेट कर लूंगा, ये 25 से कैंसिल, तो ये V1 3 ml लाएगा। यानी आप यूं करें कि जो स्टॉक सोल्यूशन 25% आपने बना के रखा है उसमें से 3 ml लें, उसे आप 25 ml वाली फ्लास्क में डालें और बाकी इसमें वाटर डालें, इसको डिल्यूट करें, अच्छी तरह से शेक करें और अप टू दी मार्क कर दें। तो ये जो 25 ml सॉल्यूशन होगा इसकी परसेंटेज कंपोजिशन 3% यानी वेट बाय वॉल्यूम होगी। तो मैंने 3% बना लिया है। ऐसे ही अगर मैं 6, 9, 12 और 15 बनाना चाहता हूं तो मैं इतने इतने ml की इधर से कैलकुलेशन कर लूंगा, उतने ml मैं उसमें लेता जाऊंगा। और गालबन अगर आपने 6 बनाना है तो उसके लिए 6 ml होगा, अगर आपने 9 बनाना है तो उसके लिए 9 ml होगा। कैलकुलेशन आपने इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करनी है और ये वाली वैल्यूज आप कैलकुलेट करते जाएं, उसमें वाटर डाल के अप टू दी मार्क करते जाएं और उसको 3, 6, 9, 12 और 15 के नाम से लेबल करते जाएं। 25 ml वाली जो 5 फ्लास्क आपके पास आ जाएंगी उनको आपने लेबल करके रख दिया होगा। और एक सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि अननोन सॉल्यूशन होगा, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन आपने निकाल के देनी होगी। उस वो सॉल्यूशन भी आप उन्हीं फ्लास्क के साथ लेबल करके रख लें जिसकी कंसंट्रेशन आपने निकालनी है। तो अब आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए हैं, अननोन सॉल्यूशन भी आपके पास मौजूद है। अब आपने जो हर सॉल्यूशन का जो आपने कंपोजिशन बना के रखी हैं हर एक का आपने एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करना है। अब एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको पोलैरीमीटर कहा जाता है। पोलैरीमीटर पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंगल ऑफ रोटेशन की मेजरमेंट के लिए यूज होगा। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और उसको कैसे यूज करते हैं ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। ताहम पोलैरीमीटर के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो पोलैरीमीटर ट्यूब है, उसके अंदर सॉल्यूशन को फिल किया जाता है और वो ट्यूब पोलैरीमीटर के अंदर रख दी जाती है और आई पीस से उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है। जब आप आई पीस से उसमें देखते हैं तो आपको जो व्यू है जो उसके अंदर आई पीस में आपको नजर आता है वो इस तरह का हो सकता है जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। यानी यूं भी हो सकता है कि उसकी एक यानी एक सर्कल आपको नजर आएगा, उस सर्कल की एक साइड आपको ब्लैक नजर आएगी और दूसरी साइड आपको व्हाइट नजर आएगी। आपने उसकी एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है कि वो जो ब्लैक और व्हाइट दोनों साइड्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाए और आपको व्हाइट सर्कल उसके अंदर नजर आए जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। और इस व्हाइट सर्कल की ये जो पोजीशन है ये आपने इस तरह से एडजस्ट करनी है कि आप थोड़ा सा उसको चेंज करें तो आपको एक साइड यानी ये वाली साइड आपको ब्लैक नजर आए और ये व्हाइट नजर आए, जबकि उसको दूसरी तरफ से रोटेट करने पर ये वाली साइड आपको ब्लैक नजर आए और ये वाली साइड आपको व्हाइट नजर आए। यानी आपने ये वाली पोजीशन सेट करनी है पोलैरीमीटर के अंदर और यही आपकी रीडिंग पोजीशन होगी। अब पोलैरीमीटर को कैसे यूज करना है वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। जब आप ये वाली पोजीशन सेट कर लेंगे तो उसके बाद आप पोलैरीमीटर का स्केल देखेंगे। जो ही आप स्केल को देखेंगे
तो आपको दो किस्म के स्केल नजर आएंगे, एक ये इंटरनल स्केल होगा और एक ये एक्सटर्नल स्केल होगा। जो इंटरनल स्केल है उसमें 0 से लेकर 10 तक नंबर लिखे होंगे, जबकि 0 से लेके आप 10 तक ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं ये आप काउंट करेंगे तो ये लाइंस 20 बनेंगी। जबकि जो मेन स्केल होगा ये वर्नियर स्केल कहलाता है, जबकि ये जो एक्सटर्नल स्केल है ये मेन स्केल कहलाता है। इसकी वैल्यू 0 से लेके 180 तक होती है और इस पर भी छोटी छोटी लाइंस होती हैं और हर लाइन जो है वो 1 डिग्री को एक्सप्रेस करती है। आपने देखना ये है कि जो वर्नियर का 0 है वो मेन स्केल की किस पोजीशन पर फॉल करता है। फॉर एग्जांपल ये वर्नियर का 0 है और मेन स्केल की ये 3 और 4 लाइन के दरमियान में आ रहा है कहीं, तो इट मींस कि जो थीटा की वैल्यू है वो 3 प्लस समथिंग है। अब वो प्लस निकालने का तरीका कार क्या है, फिर आप यूं देखेंगे कि ये जो वर्नियर स्केल है इसकी कोई लाइन ऐसी होगी जो मेन स्केल की किसी लाइन के बिल्कुल सामने होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से देखना शुरू किया तो मैंने लाइनें यहां से काउंट करना शुरू की, तो मैंने देखा ये जो लाइन नंबर 9 है ये वाली लाइन ये मेन स्केल की किसी लाइन के बिल्कुल सामने है। तो आपने यूं करना है कि जो लाइन मेन स्केल की किसी लाइन वर्नियर की जो लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ मैच कर रही होगी उस वर्नियर की लाइन नंबर को आपने 0.05 से मल्टीप्लाई करना है और ये जो 3 यानी मेन स्केल की जो रीडिंग है उसके अंदर आपने ऐड कर देना है, तो ये एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने पोलैरिमीटर को यूज करते हुए तमाम कंपोजिशन यानी 3, 6, 9, 12 और 15 और अननोन कंपोजिशन सबका एंगल ऑफ रोटेशन आपने मैयर कर लिया है। जब आपने सबका एंगल ऑफ रोटेशन मैयर कर लिया तो फिर आपके पास दो वेरिएबल आ गए, एक परसेंटेज कंपोजिशन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ये एंगल ऑफ रोटेशन थीटा जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने यूं करना है कि थीटा को एज ए फंक्शन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन प्लॉट करना है, तो वो आपको इस तरह का प्लॉट हासिल होगा। अब आपने एक अननोन सॉल्यूशन का भी एंगल ऑफ रोटेशन मैयर किया था, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू यहां पर फॉल कर रही है, तो यहां से आप इस लाइन को इधर एक्सटेंड करें, जहां ये ग्राफ को कट करे वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये जो वैल्यू आएगी ये उस अननोन सॉल्यूशन की परसेंटेज कंपोजिशन होगी और यही हम निकालना चाहते थे।